हाय नमस्कार। मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनल। और आज बात करेंगे पॉलिटिकल मोरालिटी। बड़ा डिफिकल्ट सा टॉपिक है। और जो बेसिक इशू है, एक्चुअली तवलीन सिंह को आप सब लोग जानते हैं। तवलीन सिंह बड़ी फेमस जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुरानी, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उनका एक कॉलम निकलता है बहुत सारे न्यूज़पेपर में। इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ता हूँ। इस कॉलम का नाम है फिफ्थ कॉलम। फर्स्ट क्लास, बड़ा अच्छा लिखते हैं। अब आज जो उन्होंने टॉपिक सेलेक्ट किया उसका नाम है पॉलिटिकल लॉन्ड्री। और पॉलिटिकल लॉन्ड्री से उनका क्या मतलब है? तो पॉलिटिकल लॉन्ड्री से एक्चुअली उनका जो रेफरेंस है वो एक बीजेपी के लिए है। जितने भी जर्नलिस्ट हैं आजकल ये बात कर रहे हैं कि जैसे लॉन्ड्री होती है ना, एक तरफ से आप गंदे कपड़े डालते हो, दूसरी तरफ से साफ कपड़े निकालते हो। तो उनका क्वेश्चन ये है कि बीजेपी का पॉलिटिकल लॉन्ड्री है, क्योंकि जिनको वो क्रिटिसाइज करती है करप्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट में अगर आप देखें तो एनसीपी एनसीपी टूट गई। और जो अभी तक, यानी कि इनफैक्ट अबाउट ए वीक बैक, जिनको बीजेपी क्रिटिसाइज करती थी, उनको अभी वहां पे उन्होंने मिनिस्टर बना दिया एनसीपी वालों को। तो ये तो बड़ी मतलब सोचने वाली बात है कि जो रूलिंग पार्टी है वो मोरलिटी की जब बात करती है तो साइमल्टेनियसली ऐसे लोगों को मिनिस्टर भी बनाती है जिनको उन्होंने थोड़े टाइम पहले एज ए करप्ट मिनिस्टर या पॉलिटिशियन के तरीके से पेंट किया है, जो कि सच बात है। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने गलत पेंट किया है। और खैर इन एनी केस इंडिया में ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपको ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा मिल जाएं। लेकिन जहां तक अजीत पवार की या इन सब की बात है, भुजबल को आप लगा लीजिए, तो ये सब तो एस्टेब्लिश करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। जब वो एनसीपी में, शरद पवार वाली एनसीपी की बात कर रहा हूँ, जब वो एनसीपी के अंदर थे वो पार्टी भी अपना हर तरीके से करप्ट है, कोई इशू नहीं था। और उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अजीत पवार करप्ट हैं या छगन भुजबल करप्ट हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है कि भाई जिनको आप करप्ट कहते थे उनको आपने अपनी पार्टी के साथ एसोसिएट कर लिया। अभी तो जो अजीत पवार वाली एनसीपी है वो बीजेपी के साथ एसोसिएट हो गई, तो आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? और एक्चुअल में जब ये लोग एनसीपी के साथ थे, शरद पवार वाले, तब उनको कोई इशू नहीं था। मतलब इट इज अज्यूम दैट अगर वो करप्ट हैं और शरद पवार के साथ हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन बीजेपी से ये एक्सपेक्टेशन है कि बीजेपी हाई मोरल ग्राउंड ले, हाई नेशनलिस्ट पिच लगाए। इट्स ओके। अब आइडियली ये होता कि इस पिच के साथ जब बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स करती है कि हम तो सिर्फ ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस को एक्सेप्ट करेंगे, हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इनको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, ये सब तो अपने आप में सॉलिडली करप्ट पॉलिटिशियंस हैं। मतलब इनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है करप्ट कहलाने में, ये खुद ही इतने करप्ट हैं। लेकिन अब बीजेपी ने इनको एक्सेप्ट कर लिया तो ये तो गलत बात है। बीजेपी को इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, जब तक वो शरद पवार के साथ थे वो ठीक थे। तो ये तो एक इशू हुआ। इससे पहले आप देखो शिवसेना का, शिवसेना को भी तोड़ दिया उन्होंने। अब वो तोड़ दिया कि टूट गई, ये तो एक डिबेटेबल है कि बीजेपी ने प्रॉम्प्ट किया कि आप हमारे साथ आ जाओ। और उन्होंने एक आइडियोलॉजिकली उन्होंने कहा कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो बीजेपी से मिलती है। तो ये एक्चुअली एक दूसरा इशू हो गया आइडियोलॉजी वाला। बट जहां तक करप्शन की बात है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जब वो शिवसेना ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली के साथ थे तो वो करप्ट नहीं थे, वो ऐसे ही थे जैसे आज हैं। पर ये है कि अभी बीजेपी ने के साथ वो आ गए, तो वो ऐसा लोग सोचते हैं कि उन्होंने तो लॉन्ड्री से निकाल दिया। एनसीपी वालों को भी लॉन्ड्री से निकाला, इस तरफ से डाला, उस तरफ से साफ सुथरे निकल गए। और शिवसेना का जो ये शिंदे वाला ग्रुप है इसको भी इस तरफ से निकाला और वो साफ सुथरे निकल गए। उससे पहले मध्य प्रदेश में भी उन्होंने ऐसा किया था। तो क्या बीजेपी को ये करना चाहिए और क्या उनको एक हाई मोरल ग्राउंड लेना चाहिए? अब देखिए कोस्ट क्या है। कोस्ट क्या है? महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। कोस्ट क्या है? अगर बीजेपी अजीत पवार के फैक्शन को एक्सेप्ट ना करे तो कोस्ट क्या है? कोस्ट ये कि बीजेपी जो है वो कंफर्टेबल नहीं रहेगी। अगर वो शिवसेना को ना तोड़ते या शिवसेना नहीं टूटती, दोनों ही हालतों में बीजेपी आउट ऑफ पावर रहने वाली थी। ये कोस्ट है। तो ये जो शाह की और मोदी जी की जो ये जो जुगलबंदी है, क्या आप इसको अडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी उस वाला जो कॉम्बिनेशन है पहले जो बीजेपी होती थी उससे आप कैसे कंपेयर करेंगे?
जब आपको मालूम है पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे, और ऑनेस्टली वो उनका जो भाषण है वो बहुत फेमस हुआ था कि मैं तो ऐसी पावर जो मैनिपुलेशन से या उस तरीके से आए तो मैं तो उसको चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करूंगा। ये उनका बड़ा फेमस डायलॉग था। लेकिन कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट ये थी कि वो आउट ऑफ पावर हो गए। और अब आप इस बीजेपी तो वही है। कैन दिस बीजेपी अफोर्ड टू बी आउट ऑफ पावर जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट एक्सेप्ट द सपोर्ट ऑफ अजीत पवार और शिंदे ग्रुप शिवसेना और प्रॉब्ली 22 एमएलए इन मध्य प्रदेश? क्योंकि वो कहानी भी बिल्कुल क्लियर है कि वहां पे बीजेपी ने कांग्रेस से 22 एमएलए लेके उनको फिर लॉन्ड्री से निकाला था। हालांकि उन्होंने तो इलेक्शन लड़ा था, तो वो तो लॉन्ड्री से प्रॉपरली निकले थे। रिजाइन किया था कांग्रेस से और इलेक्शन लड़ा था, वो वापस आए बीजेपी। तो वो तो फिर भी एक फेयर प्रोसीजर है। लेकिन अभी जो कर रही है बीजेपी, शुड दे डू इट? और इसकी वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कितनी कमजोर हो रही है, यानी कि प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने की वो रूलिंग पार्टी की आ जाती है, ऐसा काफी लोगों का मानना है। अब उनका तो मानना है, लेकिन बीजेपी को जो कॉस्ट देनी पड़ेगी, उस हालत से बीजेपी महाराष्ट्र में तो पावर में आ ही नहीं सकती थी। और वो कॉस्ट क्या थी? वो कॉस्ट ये थी कि जो महाविकास अघाड़ी है वो कंटिन्यू करती पावर में। और जब वो पावर में करती कंटिन्यू, तो फिर बीजेपी के जो प्रोस्पेक्ट हैं 2024 इलेक्शंस में वो कैसे होने वाले थे, बात है। अभी जो प्रोस्पेक्ट हैं वो सर्टेनली बेटर है। अभी 2024 में जो बीजेपी के प्रोस्पेक्ट हैं, स्पेशली जब से अजीत पवार फैक्शन उनके साथ आया है, या फिर जो शिवसेना शिंदे ग्रुप उनके साथ आया है, और ये देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूं कि ये सब मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स है। सिंपल सी बात। अब गोल क्या है बीजेपी के? आफ्टर ऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑपोजिशन पार्टी इसको कहती है कि आप तो पॉलिटिकल लॉन्ड्री हैं आप। तो पॉलिटिकल पार्टी ऑनेस्टली ये एग्री कर रही हैं कि उनके यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं सब वो करप्ट हैं। क्योंकि अगर वो करप्ट है तभी लॉन्ड्री में दूसरी तरफ से वो ऑनेस्ट बन के निकलते हैं। तो दैट वे तो बीजेपी का ये आर्ग्यूमेंट कि वहां पे करप्ट पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा हैं, तो दैट आर्ग्यूमेंट स्टैंड। बट द पॉइंट इज कि अगर मोदी और शाह का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 2024 में भी पावर को कैप्चर किया जाए, ये जो सेंटर में गवर्नमेंट चल रही है इसको कंटिन्यू किया जाए, तो उस हालत में व्हाट दे शुड डू? उनको क्या ऑनेस्टी का दामन वो पकड़ लें? महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट चलती रहे, मध्य प्रदेश में भी उनकी गवर्नमेंट चलती रहे कांग्रेस की, दैट विल बी ए वेरी गुड प्रोपोजिशन फॉर opposition parties, especially Congress. But BJP is not going to do that. This BJP of Modi and Shah is not the same BJP जो वो अडवाणी वाली या अटल बिहारी वाजपेयी वाली थी। These people, they are looking for big goals. इनके प्रारंभ में अचानक जब समाचार मिलते हैं तो कार्यकर्ता के मन को थोड़ा प्रश्न उठता है, लेकिन आखिरकार हमारी पार्टी में कार्यकर्ता इस बातों को समझते हैं कि भाई हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो कभी कभी हम विभीषण का भी सहाय ले लेते हैं, और हमने लिया है। क्योंकि आपका कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किसी व्यक्ति जो कल तक कांग्रेस में था और आज आपके यहाँ आ गया और आपने उसे खत्म कर लिया और थोप दिया बटन। नहीं, ये युद्ध था एक रणनीति के तहत। हिंदुस्तान में हम एक मैसेज दोनों को लोगों को देना चाहते थे, कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस पराजित हो रही है और कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं, और वो मैसेज देने में हम सफल हुए हिंदुस्तान में। और लड़ाई के अंदर हमने भी तो कुछ पैंतरे लेने पड़ते हैं, इट्स पार्ट ऑफ अवर रणनीति। ऑब्जेक्टिव तो डिफरेंट है। वो पुराने वाली जो बीजेपी है उसने तो सब कुछ ही एक साइड में कर दिया था। जेएनके भी साइड में था, यूसीसी भी साइड में था, राम मंदिर भी साइड में था। उन्होंने तो सबको साथ लेके चलने की कसम खाई थी और एक ऑनेस्ट पॉलिटिक्स वो करना चाहते थे। और उस ऑनेस्ट पॉलिटिक्स, ऑनेस्ट कह लो आप, मॉरल कह लो, उस पॉलिटिक्स की वजह से वो बाहर हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट डिड ए वंडरफुल जॉब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, और वैसे भी करप्शन के मामले में भी दे वर बेटर ऑफ एनी टाइम। और यूपीए गवर्नमेंट भी जैसे अलाइज थे उसमें तो जितने भी ये
यू नो डीएमके एंड ऑल दोज अलाइज, इन्होंने दुनिया भर का करप्शन किया, बट अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी तो बहुत सारे अलाइज थे, वहां पे करप्शन का लेवल वो नहीं था, बट लेकिन ये आरोप बीजेपी पे लग रहा है। और मैं इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो पॉलिटिकल मोरालिटी ठीक है। जो बीजेपी के मेंबर्स हैं आप देखो सब परेशान, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि ये जो मोदी गवर्नमेंट है ये हायर लेवल पे करप्शन को इन्होंने बहुत कम कर दिया है। दिल्ली में आपको करप्शन नहीं मिलेगा, हाँ लोअर लेवल पे गवर्नेंस में या जहां पे भी है तो वहां पे आपको करप्शन वो रोक नहीं सकते। मोदी लोगों की जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकता इंडियंस की, मैं थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं। अब एक और दूसरा पॉइंट ये तवलीन सिंह मैडम ने भी उठाया है कि भाई जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो यू आर इनटू रियल पॉलिटिक्स, बात सही है उनकी। तो पॉइंट ये है कि फिर आप देशभक्ति की, ऑनेस्टी की, करप्शन फ्री गवर्नमेंट की वो बात आप कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू टेक योर सेल्फ एट द हायर पेडेस्टल? तो ये आर्गुमेंट, ये जो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट पॉइंट उनका भी जो आर्ग्यूमेंट है बीजेपी वालों का, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई हमारे यहाँ जो आया, आप उसके बाद देखो अगर वो करप्शन करता है तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। और उसके एग्जाम्पल हैं क्लियर, जैसे कर्नाटका में कोई मिनिस्टर था, या फिर महाराष्ट्र में जब फडणवीस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे कोई मिनिस्टर था, तो उनको, उन मिनिस्टर्स को, करप्ट मिनिस्टर्स को बीजेपी ने छोड़ा नहीं। तो इनका आर्ग्यूमेंट भी अपनी जगह है कि ठीक है, हमने लिया है आउट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, वी हैव टेकन शिंदे शिवसेना और नाउ अजित पवार फैक्शन एज अलाई, वो हमारे पार्टनर हैं गवर्नमेंट में, पर जब तक हमारे साथ वो रहेंगे वो करप्शन नहीं करेंगे। तो इनका आर्ग्यूमेंट ये है, और इसीलिए हम हाई पेडेस्टल पे रहते हैं। जनरली मोदी जी का आर्ग्यूमेंट क्या रहता है? फैमिली रूल के अगेंस्ट में जाते हैं, करप्शन के अगेंस्ट में जाते हैं। तो अब जब वो पब्लिक के सामने दोबारा आएंगे 2024 में पावर के लिए, will he be able to take that higher moral ground? And he will certainly take it. And argument for everyone will be कि look, जब तक हमारे साथ हैं हम करप्शन नहीं करने दें। तो ये तो एक पॉइंट हुआ। अब दूसरा उनका जो आर्ग्यूमेंट है, स्पेशली कांग्रेस का इस बारे में जो आर्ग्यूमेंट रहता है वो ये रहता है कि करप्शन है, ये गवर्नमेंट करप्ट है, राफेल में भी करप्शन किया और बाकी जगह भी करप्शन। यू नो बेसिक आर्ग्यूमेंट तो एक्चुअली उनको कोई प्रूफ तो उनके पास होता नहीं, पर ये है कि सोशल मीडिया पे आप जब 100 बार कोई बात बोलोगे तो लोग सोचते हैं कि हाँ चलो कुछ ना कुछ तो होगा। हालांकि मोदी के केस पे ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। नोबडी इज रेडी टू बिलीव दैट मोदी कैन बी करप्ट, नोबडी इज रेडी टू बिलीव। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट रहता है बीजेपी वालों को कि उनको कहने दो, लोग तो विश्वास नहीं करते बिकॉज उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत पुअर है। बट जब राहुल गांधी करप्शन की बात करते हैं तो उस टाइम पे वो नेशनल हेराल्ड केस भूल जाते हैं, या उनके टाइम पे जो स्कैम हुए थे वो भूल जाते हैं, या फिर उनके जो अलाइज हैं जैसे लालू यादव है या बाकी लोग हैं, इनके बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं। राहुल गांधी ये भी भूल जाते हैं कि किसी जमाने में लालू यादव को प्रोटेक्ट करने के लिए मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस लाया था उसकी कॉपी उन्होंने फाड़ी थी, वो ऑर्डिनेंस विड्रॉ भी हुआ था। और उसी लालू यादव के इनविटेशन पे 23 जून को पिछले महीने में वो पटना भी चले जाते हैं विपक्षी एकता के लिए। तो कहाँ एक्चुअली ग्राउंड, हु इज लूजिंग द ग्राउंड? लूजिंग। द फैक्ट इज मोदी इज नॉट लूजिंग द ग्राउंड। मोदी कंटिन्यूज टू बी पॉपुलर, ही कंटिन्यूज टू बी ऑनेस्ट। तो ये कहना कि बीजेपी का ये पॉलिटिकल लॉन्ड्री बन गया, तो तवलीन सिंह मैडम का ये आर्ग्यूमेंट मुझे कन्विंसिंग नहीं लगता। आर्ग्यूमेंट सबको देने चाहिए, डेमोक्रेसी है, बट फैक्ट रिमेन्स कि ये गवर्नमेंट, इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका गवर्नेंस और इसके जो पॉलिटिशियंस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या बाकी जो लॉ मेकर्स हैं, उनका आप कंडक्ट अगर आप देखेंगे तो आप उनका कंडक्ट ओपोजिशन पार्टीज के कंपैरिजन में बेटर पाएंगे। ये मेरा एक आर्ग्यूमेंट। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है, वो सबसे बड़ा रीजन मोदी खुद हैं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया हुआ है जो बाकी लोगों को फॉलो करना है। तो बीजेपी, एज फार एज आई एम कंसर्न, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल लॉन्ड्री। ये तो एंट्री ही या तो उन लोगों की करेगी जो ऑनेस्ट हैं, या फिर
ऐसे लोगों की एंट्री करेगी जो ये कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं कि when they are in BJP or when they are partners of BJP, they will not be involved in corruption. ये गारंटी मोदी की है. तो तवलीन सिंह मैडम, I hope you understood my point. Thank you so much for watching. I will see you in next video. Please like, share and subscribe. Thank you.